जय हिंद साथियों, घटना चक्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनस मिर्जा आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हिंदी विषय का, जो कि आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो क्लास होगी वो बेसिक की होगी। इसमें हम लोग एकदम हिंदी की बेसिक व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे और सीखेंगे व्याकरण। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत हो रही है। आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ने से पहले हम इसके बारे में बहुत ही मूलभूत जानकारियों पर बातें करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आप सभी लोग फटाफट कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए कि ताकि कुछ भी जो भी आपको महत्वपूर्ण चीज़ें लगे वो आप नोट भी कर लिया करिए। तो आज के सेशन की शुरुआत हो रही है बहुत ही शानदार क्लास के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या होती है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण के बारे में कि वर्ण क्या होता है। फिर हम जानेंगे अक्षर के बारे में, ये अक्षर क्या होता है। फिर हम इसी तरह शब्द के बारे में जानेंगे, फिर पद के बारे में जाने, उसके बाद लास्ट में वाक्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब हम इन सभी के बेसिक के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे तो जब हम आगे पढ़ेंगे शब्द टॉपिक तो वहाँ पर शब्द के बारे में हमको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। जब हम पद टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर पद के बारे में विस्तृत चर्चा होगी। ऐसे ही वाक्य जब हम पढ़ेंगे टॉपिक में तो वहाँ पर वाक्य के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम केवल इनके बारे में कुछ मूलभूत जानकारियाँ हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्या होता है ये, अगर ये आप जान गए तो आगे जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें आपको समस्या नहीं होगी। जब हम टॉपिक पढ़ेंगे शब्द तो वहाँ पर डिटेल में चर्चा होगी। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं, कई आधारों पर अलग अलग वर्गीकरण किए गए हैं शब्द के। जैसे कि आप देखोगे उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। ऐसे हम देखेंगे अर्थ के आधार पर तो एक एकार्थी शब्द होता है, अनेकार्थी होता है, विपरीतार्थी होता है और समानार्थी होता है। ऐसे ही हम बनावट के आधार पर देखेंगे, रचना के आधार पर तो एक होता है मूल शब्द, एक रूढ़ शब्द कहते हैं, एक यौगिक शब्द होता है और एक योग रूढ़ शब्द होता है। इसी प्रकार से हम पद और वाक्य के बारे में चलेंगे। आगे टॉपिक में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इसी तरह जब वाक्य के बारे में चर्चा होगी तो वहां पर बताया जाएगा आपको कि रचना के आधार पर अगर बात की जाए तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। जैसा कि आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे ही फिर देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो आज हम इनके बारे में जो भी मूलभूत जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्वनि के बारे में। सभी लोग एकदम आराम से समझ कर पढ़िएगा, एकदम नॉर्मल होकर, कूल होकर आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। सारी चीजें समझ में आने वाली हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आज का सेशन। तो ध्वनि क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो अभी मैं जो लिखा है वो पढ़ता हूँ। पहले आपको थोड़ी बातें ध्वनि के बारे में बता दूं। देखिए, हम जो कुछ बोलते हैं वही ध्वनि है, यानी आवाज को ही ध्वनि कहा जाता है। आप देखते हो ध्वनि मानव मुख से भी उच्चारित होती है, पशु पक्षियों के मुख से भी जो भी उच्चारण होता है, जो भी ध्वनि आवाज निकलती है वो ध्वनि है। आप गाड़ी का हॉर्न बजाते हो तो उसमें भी ध्वनि निकलती है। लेकिन जो ध्वनि हमको पढ़ना है ये भाषिक ध्वनियों के बारे में हमको चर्चा करनी है। तो मानव मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ भाषिक ध्वनियाँ कहलाती हैं और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है कि ध्वनि का शाब्दिक अर्थ होता है आवाज। आवाज संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, संस्कृत में इसे स्वन कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द है स्वन, इसी ध्वनि को संस्कृत में स्वन कहते हैं। और हमें जो कुछ भी अपने मुख से बोलते हैं और वही ध्वनियाँ कहलाती हैं। अगर हम व्याकरण में देखें तो ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई का मतलब क्या होता है, लघुत्तम इकाई। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी। जब लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है यानी इससे छोटी और कोई इकाई नहीं हो सकती, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई का मतलब, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ध्वनि का कोई और खंड हो सकता है तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ध्वनि का कोई और खंड नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ध्वनि का कोई और खंड
नहीं होता। यहाँ पर आपको ये पॉइंट ध्यान देना है, ये सबसे बड़ी विशेषता है ध्वनि की। यानी जब ध्वनि के रूप में इकाई दिया होगा तो सबसे छोटी इकाई होगी, अब इससे छोटा इसका कोई इकाई नहीं होगा, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है का। अब यहाँ पर पूछा जाए, मैं यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है का, अब आपसे पूछा जाए क्या इसमें ध्वनि है, क्या यह एक ध्वनि है, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, ये एक ध्वनि नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्वनि की प्रॉपर्टी आपने अभी सुना कि जिसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो इसको हम का प्लस आ के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब यहाँ पर आपको क्या पता चला, इसका खंड किया जा सकता है किस रूप में? का प्लस आ के रूप में, यानी यह एक ध्वनि नहीं है। इसमें कितनी ध्वनियां हैं? यहाँ पर का और आ ये दोनों ध्वनियां हो गई, तो यहाँ पर इसमें दो ध्वनियां हैं, और दोनों कैसी ध्वनियां हैं? दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां हैं। आप इसको देखेंगे तो ये व्यंजन ध्वनि है, और इसको देखेंगे तो ये स्वर ध्वनि है। अब हम आपसे पूछें कि ये जो लिखा हुआ है का, इस तरह से नीचे हलंत लगा हुआ है, क्या ये ध्वनि है? तो आप कहेंगे बिल्कुल ध्वनि है। पूछेंगे क्यों है? क्योंकि इसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता, ये सबसे छोटी इकाई के रूप में लिखा गया है, तो इसीलिए यह एक ध्वनि है। लेकिन इस का में एक ध्वनि नहीं है, बल्कि दो ध्वनियों का मेल है, और दोनों अलग अलग प्रकार की ध्वनियां हैं, का और आ। यानी अगर कोई भी व्यंजन लिखा हो, जैसे खा लिखा हो, नीचे हलंत लगा हो, तो इसका मतलब इसमें कोई स्वर शामिल नहीं है, यह सबसे छोटी इकाई के रूप में लिखा है, और यह एक ध्वनि है। लेकिन अगर इसी को हम हटा दें हलंत को, तो यह एक ध्वनि नहीं है, इसमें स्वर ध्वनि भी शामिल है। एक व्यंजन और एक स्वर, दो अलग अलग ध्वनियों का मिश्रण है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता। अभी तक आपने केवल इतना ही पढ़ा। चलते हैं आगे, एक एक बिंदु को नोट करते रहिए। जब आपने ध्वनि के बारे में जान लिया, तो आगे हम वर्ण के बारे में भी चर्चा करेंगे। वर्ण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है परिभाषा कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी जो ध्वनि होती है वो मौखिक रूप से उच्चारित की जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आंखों से ध्वनि का स्वरूप देखा नहीं जा सकता। अब इसी ध्वनि को अगर हम लिख दें तो वही क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। यानी ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने बोला का, आपने सुना, क्या इसका स्वरूप आपने देखा? नहीं देखा। लेकिन अगर इसी का को इस तरह से लिख दिया जाए तो यहाँ पर लिखित रूप हो गया ध्वनि का, और यही क्या बन गया? वर्ण बन गया। तो एक बात नोट कर लीजिए कि ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर खा लिखा हुआ है, तो खा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। यहाँ पर गा लिखा है, ये भी क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। आ और आ लिखा है, ये भी क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा। यानी इसको हम ध्वनि भी कह सकते हैं और इसको वर्ण भी कह सकते हैं। जब इसी वर्ण का हम उच्चारण करेंगे, का, ख, ग, अ, तो ये ध्वनि कहलाएगी, और जब इसी को हम लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। तो पता क्या चला आपको कि जो ध्वनि है और वर्ण है, ये दोनों ही भाषा की एक ही इकाई के दो नाम हैं। ध्वनि या वर्ण ये दोनों जो हैं भाषा की एक ही इकाई के दो नाम हैं। भाषा की एक ही इकाई के दो नाम हैं। पता क्या चला आपको कि ध्वनि और वर्ण भाषा की एक ही इकाई के दो नाम है। इसका मतलब क्या है? यानी ध्वनि को वर्ण और वर्ण को ध्वनि कहा जा सकता है। दोनों में अंतर क्या है कि जो ध्वनि होती है ये मौखिक रूप से होती है, इसका उच्चारण करते हैं, लेकिन जब हम लिख देते हैं, इसका लिखित रूप बना देते हैं, तो यही क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। यही दोनों में अंतर है। अब यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बनाया है, इसके बारे में बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ लेगा तो आप गलत कर सकते हो, इसलिए गलती ना हो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब अगर पूछे वर्ण के भेद या प्रकार नॉर्मल वे में, तो एक होता है अर्धमात्रिक वर्ण और एक होता है पूर्ण मात्रिक वर्ण। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जैसा कि डायग्राम में बनाया गया है।
अब आपसे पूछे अर्धमात्रिक वर्ण क्या होता है और पूर्ण मात्रिक वर्ण क्या होता है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है जिन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते हैं अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। यानी ऐसी ध्वनियां जिसे हम लिख सकते हैं लेकिन शुद्ध रूप से उसका उच्चारण नहीं कर सकते हैं, ऐसे वर्ण को अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। और जिन ध्वनियों को हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, बोल सकने का मतलब शुद्ध रूप से उसका उच्चारण कर सकते हैं, ऐसे वर्ण को पूर्ण मात्रिक वर्ण कहते हैं। अब चलिए समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर जैसे हमने लिख दिया क, क्या लिख दिया क, अब यहां पर एक हमने लिख दिया क, एक हमने लिख दिया आ और एक हमने लिख दिया आ। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, यहां पर ये जो का लिखा हुआ है ये वर्ण है, ध्वनि भी है। यहां पर आ जो लिखा हुआ है ये भी वर्ण है और ध्वनि भी है, दोनों है। चलिए इसी से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो ये वर्ण भी है और ध्वनि भी है। अब यहां पर इस का जब हम उच्चारण करेंगे तो इसमें आपको ये पता है कि कोई अन्य वर्ण इसमें शामिल नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत। जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत या हल का निशान लगा होता है तो इसमें कोई दूसरा अन्य वर्ण नहीं होता, इसमें कोई स्वर नहीं होता है। तो यहां पर जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो आ का उच्चारण हो जाएगा का। कभी भी आप का बोलेंगे, भले ही इसमें आ स्वर नहीं है, आवर्ण नहीं है, यानी इसका शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते, इसको केवल लिख सकते हैं। तो अभी मैंने बताया पीछे, यहां पर आते हैं कि जिन ध्वनियों को हम लिख सकते हैं किंतु बोल नहीं सकते, ऐसे ध्वनियां क्या कहलाती हैं, अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे, इसको मैंने लिख दिया का, लेकिन जब इसका उच्चारण कर किया जा रहा है तो आ स्वर भी आ जा रहा है। जैसा कि इसमें आ स्वर शामिल नहीं है तो यही क्या हो जाएगा, अर्धमात्रिक वर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। समझ में आया? अर्धमात्रिक वर्ण यानी ऐसे वर्ण जिनको लिखा तो जा सकता है लेकिन इसको सही से बोला नहीं जा सकता, ऐसे वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। अब यहां पर जब आप बोलोगे आ तो यहां लिख दिया आ, यानी इसको बोला भी जा सकता है और लिखा भी जा सकता है, तो इसे हम क्या कह देंगे, पूर्ण मात्रिक वर्ण। क्या कह देंगे, पूर्ण मात्रिक वर्ण। तो अर्धमात्रिक वर्ण और पूर्ण मात्रिक वर्ण ये दोनों यही हैं। आप समझ में आ गया होगा। तो जितने भी व्यंजन होंगे और उन व्यंजनों के नीचे जब हलंत लगा होगा तो वही हलंत वाले व्यंजन क्या कहलाएंगे, अर्धमात्रिक वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अर्धमात्रिक वर्ण कहलाएंगे। और जब हम कोई स्वर लिख दें तो ये कैसे वर्ण हो जाएंगे, पूर्ण मात्रिक वर्ण हो जाएंगे। तो सभी स्वर क्या होते हैं, पूर्ण मात्रिक वर्ण होते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इस का के बारे में, पूछा जाए ये अर्धमात्रिक है या पूर्ण मात्रिक है, तो इसको जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे का, और जब इसको हम लिखेंगे का तो तोड़ेंगे तो क्या आएगा, का प्लस आ, यानी इसमें आ शामिल है। यानी जब उच्चारण कर रहे हैं तो भी आ रहा है और जब इसको लिख रहे हैं तो भी इसमें आ शामिल है, यानी इसको लिखा भी जा सकता है और बोला भी जा सकता है। तो इसलिए ये भी पूर्ण मात्रिक वर्ण होगा। तो ध्यान से सुनिएगा एक लाइन में, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं ध्वनि के रूप में हलंत के साथ लिखे होते हैं ये से वर्ण अर्धमात्रिक वर्ण कहलाते हैं। और जितने भी, ध्यान दीजिएगा, स्वर हैं या जितने भी व्यंजन है, सस्वर व्यंजन जिनके साथ स्वर मिला होता है, ऐसे व्यंजन क्या कहलाते हैं, पूर्ण मात्रिक वर्ण कहलाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए का, ख, ग, घ, इसमें पूर्ण मात्रिक वर्ण क्या होगा, तो ये तो तीनों अर्धमात्रिक वर्ण हो गए, केवल पूर्ण मात्रिक वर्ण यही होगा। अब जितने भी स्वर लिख दिए जाए वो सभी क्या हो जाएंगे, पूर्ण मात्रिक वर्ण हो जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, परिभाषा लिखी हुई है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अर्धमात्रिक और पूर्ण मात्रिक ये दोनों आपको समझ में आ गया। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी व्यंजन वर्ण, नोट कर लिया करिएगा सभी लोग, आराम से एकदम नोट करिएगा। सभी व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धमात्रिक वर्ण होते हैं। तो सभी व्यंजन वर्ण मतलब यहां पर लिखा हुआ है क, ख, ग, घ,
च, सभी के नीचे देखिए हलंत लगा हुआ है, तो ये व्यंजन वर्ण है। जब नीचे हलंत लगा होता है तो ये क्या कहलाता है? अर्धमात्रिक वर्ण कहलाता है। और व्यंजन जो होते हैं इनको हल भी कहा जाता है। हल जो होता है वो यही नीचे का निशान होता है, हलंत जिसको कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतने बिंदु जितने भी मैंने आपको बताए अभी तक उतने समझ में आए होंगे। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है पूर्ण मात्रिक वर्णों को अक्षर कहा जाता है। अभी मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, आप सभी लोग पहले एक बार समझिएगा, पढ़िएगा। जो पूर्ण मात्रिक वर्ण होते हैं यानी जो स्वर हैं वो पूर्ण मात्रिक है, और जो व्यंजन हैं जिनके नीचे हलंत नहीं लगा होता है, स्वर सहित व्यंजन, उन सभी को क्या कहा जाता है? अक्षर। अब अक्षर किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। अभी और डिटेल में मैं इस पर चर्चा करूंगा। जिका है चूंकि सभी स्वरों को हम लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, सभी स्वरों को लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, इसीलिए सभी स्वर मूल अक्षर हैं। यहां पर एक बिंदु और आपको मिला कि जो सभी स्वर हैं वो मूल अक्षर हैं, लेकिन जो अर्धमात्रिक वर्ण यानी व्यंजन जैसे लिखा हुआ है का, ये अर्धमात्रिक वर्ण है। अर्धमात्रिक वर्ण को ही पूर्णमात्रिक वर्ण बनाने के लिए उनके साथ कोई ना कोई स्वर जोड़ा जाता है। अब इसमें हमने आ स्वर जोड़ दिया तो क्या बन गया? का, और ये पूर्ण मात्रिक वर्ण बन गया कि नहीं? तो जब अर्धमात्रिक वर्ण में कोई भी स्वर जोड़े, जैसे हमने ई स्वर जोड़ दिया तो क्या बन गया? की। ये पूर्ण मात्रिक वर्ण हो गया कि नहीं हो गया? यानी इसमें एक स्वर मिला है, तो जब तक स्वर नहीं मिला होगा तब तक पूर्ण मात्रिक वर्ण नहीं होगा। तो जब हम अर्धमात्रिक वर्णों को पूर्ण मात्रिक बनाते हैं तो क्या होता है? उनके योग से कोई व्यंजन पूर्ण मात्रिक वर्ण बनता है, तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं? हम यौगिक अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 3-4 बिंदु मैंने बताया कि जितने भी स्वर हैं वो सभी पूर्ण मात्रिक हैं, अभी मैंने बताया, और जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो अर्धमात्रिक वर्ण हैं, और जितने भी स्वर हैं वो पूर्ण मात्रिक वर्ण हैं, और इन्हीं को मूल अक्षर कहते हैं। और जो अर्धमात्रिक व्यंजन वर्ण जब पूर्ण मात्रिक वर्ण बनाए जाते हैं तब कोई ना कोई स्वर जोड़ा जाता है, और जब इस तरह से कोई व्यंजन पूर्ण मात्रिक वर्ण बनता है तो उसे यौगिक अक्षर कहते हैं। तो यहाँ पर आइए समझाते हैं, एक है मूल अक्षर और एक है यौगिक अक्षर। इन दोनों के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो समझ लीजिएगा, समझ के पढ़ेंगे तो गलत नहीं होगा आपका। एक होता है मूल अक्षर, एक होता है यौगिक अक्षर। अक्षर तो आप जान जाओगे, लेकिन मूल और यौगिक के बारे में आपको जानना है। तो सबसे पहले अक्षर की विशेषता बता दें हम। अक्षर किसे कहेंगे? जो पूर्ण मात्रिक वर्ण होंगे वही अक्षर होंगे। जो पूर्ण मात्रिक वर्ण होंगे वही अक्षर होंगे। यानी पूर्ण मात्रिक वर्ण होने के लिए एक स्वर का होना आवश्यक है। जब तक स्वर शामिल नहीं होगा अर्धमात्रिक वर्ण कहलाएगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं सभी स्वर और स्वर सहित व्यंजन, और स्वर सहित जो व्यंजन है यही दोनों पूर्ण मात्रिक वर्ण होते हैं और यही दोनों अक्षर होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। अब यहां पर मूल अक्षर, तो मूल अक्षर का मतलब होता है जितने सभी स्वर हैं, 11 स्वर हैं, आप पढ़ोगे आगे, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये सभी जितने भी स्वर हैं ये सभी कैसे वर्ण हैं? पूर्ण मात्रिक वर्ण भी है, और इन्हीं को मूल अक्षर कहा जाता है, क्योंकि मूल रूप से ही ये अक्षर हैं, इनमें किसी का योग नहीं है। लेकिन जो अर्धमात्रिक वर्ण पूर्ण मात्रिक वर्ण बनते हैं तो वह किसी न किसी स्वर के मिलाने पर बनते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? यौगिक अक्षर। जैसे का लिखा हुआ है तो का तो अर्धमात्रिक वर्ण है, यहां पर का में कोई स्वर शामिल नहीं है, तो जैसे ही हम का में आ स्वर मिलाएंगे का बनेगा। अब यहाँ पे ये इसमें स्वर मिल गया, तो स्वर मिल गया तो ये अक्षर हो गया। अब ये अक्षर मूल रूप से अक्षर नहीं था, ये आ स्वर जोड़कर बनाया गया। तो जब दो चीजों का मेल होता है तो उसे ही यौगिक कहते हैं। तो जब अर्धमात्रिक वर्ण किसी स्वर की सहायता से जुड़कर जब पूर्ण मात्रिक वर्ण बनता है यानी अक्षर बनता है तो ऐसे अक्षर को क्या कहते हैं? यौगिक अक्षर कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। जैसे इस का में हम अगर उ मिला दें स्वर तो क्या बनेगा? का पर छोटा उ की मात्रा कु। अब ये भी कु जो है ये अक्षर है, कौन सा अक्षर होगा? यौगिक अक्षर होगा। जैसे इसमें हम ई की मात्रा मिला दें, ई स्वर मिला दें तो का
का पर ई की मात्रा होगी तो यहाँ पर जो की बनेगा ये भी क्या बनेगा, यौगिक अक्षर बनेगा। तो मूल अक्षर जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और जब कोई मूल व्यंजन वर्ण अक्षर बनता है किसी स्वर की सहायता से तो ऐसे अक्षर को हम क्या कहते हैं, यौगिक अक्षर कहते हैं। तो मूल अक्षर और यौगिक अक्षर ये दोनों आपको पता चल गया होगा, मूल अक्षर क्या होता है और यौगिक अक्षर। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले आपके कि यहां पर ऐसे दे दे क ख ग घ, इस प्रकार से पूछे इसमें मूल अक्षर कौन सा है या यौगिक अक्षर कौन सा है, तो यहां पर इसमें देखेंगे ये अक्षर नहीं है, ये केवल वर्ण है क्योंकि इसमें कोई स्वर नहीं है। यहां पर देखेंगे ये भी अक्षर नहीं है, ये भी अक्षर नहीं है। तो यहां पर ये अक्षर है लेकिन ये मूल अक्षर नहीं है। ये कैसा अक्षर है, यौगिक अक्षर है। क्यों है, क्योंकि जब कोई व्यंजन अक्षर के रूप में बनता है तो वह यौगिक अक्षर ही होता है। जब कोई स्वर होता है तो वो अक्षर होता है मूल अक्षर के रूप में। यहां पर इन दोनों के बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए और आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। जल्दी आप कहीं किसी किताब में इस तरह से नहीं मिलेगा, इसलिए जो भी समझाया जाए आप लोग बैठकर नोट कर लिया करिए, कॉपी और पेन लेकर चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पर एक ड्राफ्ट के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का, अब यहाँ पे देखेंगे का के नीचे हलंत लगा है और फिर लिखा है आ, ये फिर दोनों मिलाकर क्या बना, का। अब इस का को देखा जाए तो ये अर्धमात्रिक वर्ण होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, अर्धमात्रिक वर्ण होगा कि नहीं। और जो अर्धमात्रिक वर्ण है ये कैसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यंजन। अब ध्यान से देखिएगा, आ लिखा हुआ है तो स्वर है, इसलिए कौन सा वर्ण होगा, ये पूर्ण मात्रिक वर्ण होगा। और पूर्ण मात्रिक वर्ण है तो क्या है, स्वर है। अब स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मूल अक्षर होते हैं कि नहीं, अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो का बना है ये पूर्ण मात्रिक बना है, यह पूर्ण कालिक लिख गया है, पूर्ण मात्रिक होगा। अब ये जो बन गया का में आ मिला तो का, इसमें स्वर है कि नहीं, तो जब स्वर है तो कैसा वर्ण होगा, पूर्ण मात्रिक। अब यहाँ पर इस अक्षर की बात करें तो ये कैसा अक्षर होगा, मूल होगा या यौगिक होगा, तो यौगिक होगा कि नहीं। तो अभी तक जो मैंने बताया वो एक चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब कोई अर्धमात्रिक वर्ण व्यंजन के रूप में उसमें कोई भी पूर्णमात्रिक स्वर या मूल अक्षर मिला दिया जाए तो जो पूर्णमात्रिक वर्ण अक्षर बनेगा या वर्ण बनेगा वो कैसा अक्षर बनेगा, यौगिक अक्षर बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया उस सभी का चित्रात्मक रूप से आपको मैंने दर्शा दिया है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु आपके स्क्रीन के सामने है। तो अभी आपने देखा ध्वनि के बारे में कि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की लघुत्तम इकाई होती है, जिसकी एक विशेषता है मैंने बताया, जिसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता। और इसी ध्वनि के जब हम लिखित रूप की बात करें तो वही वर्ण कहलाता है। यानी जो ध्वनि होती है ये मौखिक होती है और जो इसी का लिखित रूप होता है वो वर्ण होता है। ध्वनि को हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, आंखों से इसका स्वरूप देखा नहीं जा सकता और इसी के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण को हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। यानी ध्वनि और वर्ण ये दोनों ही एक ही इकाई है, भाषा की दो नामों से जाने जाते हैं और यही दोनों भाषा की सबसे छोटी इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब इसके बाद यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, शब्दों के वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद कहलाती है। जब कोई शब्द लिखा हो और उस शब्द में हम वर्णों को अलग अलग कर दें तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विच्छेद। जैसे एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया है, कमल। कमल एक शब्द है। अब इस कमल का जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम सभी वर्णों को अलग कर देंगे। यहां पर वर्णों को अलग करने का मतलब यह है कि व्यंजन में से स्वर को अलग कर देना, व्यंजन वर्णों में से स्वर वर्ण को अलग कर देना। स्वर में स्वर को अलग नहीं किया जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो क लिखा हुआ है और क में कौन सा स्वर मिला है,
अस्वर मिला है। और एक बात आपको ध्यान देना है, जब हम स्वर के साथ लिखते हैं जोड़कर व्यंजनों को तो हलंत नहीं लगाते हैं, लेकिन जब किसी व्यंजन में हम स्वर को बाहर कर देते हैं तो व्यंजन के नीचे यहाँ पर देखिए हलंत का निशान लगा हुआ है। ऐसे ही माँ लिखा हुआ है, माँ में जब आ स्वर को मैंने अलग किया तो माँ के नीचे हलंत लग गया। ऐसे ही ला लिखा हुआ है, ला में जब मैंने आ स्वर को बाहर किया तो ला में हलंत लग गया। तो यहाँ पर आपने देखा 1 2 3 4 5 6 ये वर्ण थे, जब मिले थे आपस में तो एक शब्द बना था। कौन सा शब्द? कमल। अब इसी कमल शब्द के वर्णों को मैंने अलग करके लिख दिया तो यहाँ पर ये कहलाता है वर्ण विच्छेद, वर्ण विश्लेषण। अब ध्यान से देखिएगा, वर्ण विच्छेद, यही वर्ण विच्छेद है जो इधर लिखा हुआ है राइट साइड में, और ये क्या है? शब्द है। अब हम वर्णों को विच्छेद ना करके, वर्णों को अलग ना करके इन्हीं वर्णों को मिला दें आपस में एक समूह के रूप में। और कैसे समूह के रूप में? सार्थक समूह के रूप में। जब हम वर्णों के सार्थक समूह के रूप में मिलाकर लिख देते हैं वर्णों को तो वही क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे शब्द क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शब्द क्या है, तो आप बता देना कि जो वर्ण है अर्थात जो ध्वनियां हैं, वर्ण और ध्वनि एक ही है, मैंने बताया, इन्हीं के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। यहां पर देखेंगे जो कमल शब्द लिखा है, ये का आ मा आ ला आ, ये वर्ण है, इन्हीं का सार्थक समूह जब मिलाया गया तभी तो बना। केवल समूह को शब्द नहीं कहते वर्णों के, यहां पर सार्थक लगाना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहां पर हम अगर ऐसे लिख दे का प्लस आ प्लस मा प्लस ला प्लस आ प्लस आ, ये भी यही वर्ण यहां पर भी है, लेकिन यहां पर देखिएगा इसमें सार्थक समूह नहीं है। इसमें जब हम इसको मिलाएंगे तो कमल शब्द नहीं बनेगा, कोई और शब्द, गलत शब्द बनेगा। तो सार्थक रूप में समूह का होना अनिवार्य होता है, व्यवस्थित समूह का होना अनिवार्य होता है। इसीलिए शब्द की परिभाषा होती है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। तो शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया, और शब्द कैसे बनता है? वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह से बनता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको आने चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक आप वर्णों पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपको संधि नहीं समझ में आने वाली। क्योंकि संधि का टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो संधि में वर्णों का ही मेल होता है, और जब समास पढ़ोगे आप तो समास में 2 पदों या 2 शब्दों का मेल होता है। तो वर्ण, शब्द, अक्षर, ये सब आपको क्लियर होने चाहिए। आगे जो भी टॉपिक आएगा आपको बहुत ही आसानी से मजा आएगा और सारी चीजें समझ में आएंगी। अगला बिंदु है ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है। अभी मैंने इसको बता ही दिया। और इसके बाद क्या लिखा है? शब्दों या पदों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। यहां पर एक नया चीज आपको मिला कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो यहां पर लिखा गया है शब्दों या पदों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। जैसे मैं अगर लिख दूं राम, तो राम क्या है? एक शब्द है। किससे बना है? वर्णों के सार्थक समूह से। कौन कौन से वर्ण हैं? तो आप देखेंगे रा में जब स्वर बाहर हुआ आ तो ना के नीचे हलंत, फिर माँ में कौन सा स्वर है? आ, ये एक शब्द ही तो है। अगर हम लिख दे विद्यालय, ध्यान से देखिएगा, विद्यालय, अगर विद्यालय की बात की जाए तो इसको भी हम देखेंगे तो वर्ण के सार्थक समूह के बना है। कौन कौन से वर्ण हैं? तो सबसे पहले वा है, वा में कौन सा स्वर है? ई स्वर है। अब फिर आगे चलेंगे तो ये जो लिखा हुआ है द्या, ये संयुक्त वर्ण है, इसमें दा है और या है, और दा या में कौन सा स्वर जुड़ा है? आ स्वर। दा प्लस या प्लस आ बराबर द्या। विद्यालय में ये जो द्या लिखा हुआ है इसमें दा है और या है और दीर्घ आ स्वर लगा हुआ है, विद्या। अब लय बचा हुआ है तो इसको तोड़ेंगे तो ला बचेगा, और ला में जब आ स्वर बाहर निकलेगा तो ला के नीचे हलंत। फिर इसके बाद देखेंगे हम तो या बचा है, और या में कौन सा स्वर? आ। तो यहाँ पर देखिएगा ये शब्द लिखा है, और इस शब्द में मैंने क्या किया? इसका वर्ण विच्छेद कर दिया, स्वर और व्यंजनों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे एक शब्द मैं और लिख देता हूं, जाता।
जाता, ये भी एक शब्द है, इसमें जा है, जा में कौन सा स्वर? आ। फिर ता है, ता में कौन सा स्वर? आ। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये सभी शब्द लिखे हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है, अगर हम इस तरह से लिख दें तो ये क्या बन गया? यह एक वाक्य हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। राम विद्यालय जाता है एक वाक्य है। यहां पर राम क्या है? शब्द है। यहां पर विद्यालय क्या है? शब्द है। यहां पर जाता क्या है? शब्द है। जब इन्हीं शब्दों को मैंने एक समूह में लिख दिया, और कैसे समूह में? सार्थक समूह में। सार्थक समूह को लिखना अनिवार्य है। अगर सार्थक या व्यवस्थित समूह नहीं होगा तो वाक्य हमारा सही नहीं होगा। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, राम है जाता विद्यालय, राम है जाता विद्यालय, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाक्य का जो क्रम है, जो वाक्य में शब्दों का क्रम है, ये सही नहीं लिखा हुआ, इसलिए वाक्य सही नहीं है। तो जो शब्दों का क्रम या शब्दों का समूह हो वो कैसे हो? सार्थक हो। तो पता क्या चला आपको कि ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह से शब्द का निर्माण होता है, और जब इन्हीं शब्दों का हम सार्थक समूह बनाकर लिख देते हैं तो क्या बन जाता है? वाक्य बन जाता है। बात समझ में आ गई होगी। या अब यह एक चीज आपको और जानना है, ये पद क्या होता है? पद, पद कैसे कहते हैं? मैंने शब्दों तथा पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहां पर राम है शब्द, विद्यालय है शब्द, जाता है शब्द, लेकिन यही शब्द जब हम वाक्य में लिख देते हैं तो ये क्या बन जाता है? पद। यहां पर राम वाक्य में क्या है? पद है। विद्यालय क्या है? पद है। जाता क्या है? पद है। पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा पद, सर्वनाम पद, क्रियापद, विशेषण पद, अव्यय पद। यहां पर राम संज्ञा पद के रूप में है कि नहीं? विद्यालय संज्ञा पद के रूप में है कि नहीं? जाता क्रियापद के रूप में है कि नहीं? तो कुल मिलाकर शब्द और पद एक ही होते हैं, शब्द को ही पद कहते हैं। जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं तो यही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। और जब यही शब्द स्वतंत्र होकर वाक्य से बाहर प्रयुक्त होता है तो इसे शब्द कहते हैं। तो जहां पर अगर अब बात की जाए भाषा की सबसे बड़ी इकाई की, तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले क्या आया था? ध्वनि या वर्ण, यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगर इसके बाद बात करें हम तो क्या आया था? अक्षर। इससे बड़ी इकाई क्या होगी? अक्षर। अक्षर होने के लिए एक स्वर होना चाहिए, और जितने भी स्वर होते हैं वो सभी मूल अक्षर कहलाते हैं। जब कोई व्यंजन वर्ण अक्षर बनता है तो वह यौगिक अक्षर होता है, आप पढ़ चुके हो। इसके बाद क्या आएगा? शब्द। इसके बाद क्या आएगा? पद। इसके बाद क्या आएगा? वाक्य। ये आरोही क्रम में मैंने लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, नोट कर लीजिए, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। और भाषा की सबसे बड़ी इकाई की बात करें, भाषा की सबसे बड़ी इकाई तो क्या हो जाएगी? वाक्य। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, या इसी को कहते हैं पूर्ण इकाई। क्या कहते हैं? पूर्ण इकाई। क्योंकि वाक्य जो होती है ये पूर्ण इकाई के रूप में होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई का नाम बताइए, या एग्जाम में प्रश्न पूछ ले इसी को घुमा के, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, या सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, या भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। तो अगर इस तरह से प्रश्न पूछे तो क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, अक्षर का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब शब्द बनता है तो कोई ना कोई अर्थ देता है। तो अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो आप ध्वनि नहीं लगाओगे, क्या लगाओगे? शब्द लगाओगे। तो अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द हो जाएगी। इस सारे बिंदु पर आपको ध्यान देना होगा।
कभी कभी छोटी छोटी बातें हम गलत कर देते हैं, इसको गलती नहीं करना है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। अभी तक मैंने इतना पढ़ा कि अर्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई हो गई शब्द, और भाषा की लघुत्तम इकाई या सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि, और भाषा की सबसे बड़ी या पूर्ण इकाई हो जाएगी वाक्य। वाक्य जो होती है ये वक्ता के द्वारा कहे गए कथन या वक्तव्य की पूर्ण अभिव्यक्ति करती है। वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला। बोलने वाला जब कोई बात कहता है, जब तक उसके बात का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, तब तक वाक्य पूरा नहीं होता है। तो वही मैंने बताया, वक्ता के द्वारा कहे गए कथन की पूर्ण अभिव्यक्ति जब होती है तब वह एक वाक्य होता है। जैसे अगर हम लिख दें कि मोहन अच्छा लड़का, अब यहां पर जो बात की जा रही है उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। मोहन अच्छा लड़का क्या है, था, क्या समझ में नहीं आ रहा है। वक्ता के द्वारा जो बात कही जा रही है इसकी पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो रही, इसलिए वाक्य पूरा नहीं है। अगर हम यहां लिख दें है, अब यहां पे बात पूरी हो गई। अब यह क्या बन गया, एक वाक्य बन गया। जैसे हम लिख दें मोहन घूमने, मोहन घूमने, क्या ये वाक्य है? नहीं, वाक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि बात अभी पूरी नहीं हुई, अर्थ अभी स्पष्ट नहीं हुआ। अगर हम लिख दे गया, पूरा हो गया अर्थ, ये एक वाक्य हो गया। या हम कह दे जा रहा है, जा रहा है, अब यह भी वाक्य पूरा हो गया कि नहीं हो गया? जाएगा, यह भी वाक्य पूरा हो गया। तो वक्ता के द्वारा कहे गए कथन की या बात की जब पूर्ण अभिव्यक्ति होती है तब वह एक वाक्य होता है। इसीलिए जो वाक्य होती है ये भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है और पूर्ण इकाई होती है। तो ये दो चारों बिंदु आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। तो आज के सेशन में हमने आपको ध्वनि के बारे में बताया, अक्षर के बारे में बताया, वर्ण के बारे में बताया, शब्द के बारे में बताया, पद के बारे में बताया और वाक्य के बारे में बताया। चलिए कुछ चीजें और हैं जो हम क्लियर कर लेते हैं। आज की जो सेशन है, आज का जो हमारा क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसको कुछ भी नहीं आ रहा है या बहुत कुछ आ रहा है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसी चीजें मैं बता रहा हूं जो कि आप जब भी कभी भी किसी किताब में या कहीं पर भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आसानी से आपको मिल रहा है, निःशुल्क दिया जा रहा है। आप सभी लोग इसको नोट करिए। इसको बेस बनाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब तक आप कोई भी विषय की तैयारी करते हो, बेसिक नॉलेज नहीं होता है, तब तक आप उस विषय पर अपनी पकड़ अच्छी नहीं बना पाते हो। और एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में गलत हो जाते हैं। कंफ्यूजन उसी को होता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आप कोई भी विषय की तैयारी कर रहे हो, बेसिक चीजें क्लियर हैं, तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। इसलिए ये सारी छोटी छोटी बातें जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब कुछ बातें मैं और बताता हूं, आप सभी को सुनिएगा। अभी मैंने बताया अक्षर के बारे में, एक दूसरे तरीके से हम समझा दें। अक्षर, अक्षर जो होता है इसी को हम पूर्ण मात्रिक वर्ण कहते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूं, पूर्ण मात्रिक वर्ण कहते हैं। अब अक्षर होने के लिए एक स्वर का होना जरूरी है। जब तक स्वर नहीं होगा तब तक अक्षर नहीं होगा। एक स्वर का होना आवश्यक है, आवश्यक है। आराम से समझा रहे, समझ लीजिएगा। जैसे हमने यहां लिखा क, ख, ग, घ, ऐसे बहुत सारे, तो ये अक्षर नहीं है। ये क्या है? इनको हम वर्ण कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं। बोला जाएगा तो ध्वनि, लिखा जाएगा तो वर्ण। लेकिन लिखा हुआ जो अ, ई जो स्वर हैं, इनको हम वर्ण भी कह सकते हैं और इनको अक्षर भी कह सकते हैं। यानी जितने स्वर हैं ये वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। लेकिन जितने व्यंजन वर्ण हैं वो केवल वर्ण हैं, अक्षर नहीं है।
अब ये जो व्यंजन वर्ण है ये अक्षर कब बनेंगे? जब इनमें एक स्वर मिला दिया जाए। चूंकि अक्षर होने के लिए एक स्वर का होना आवश्यक है। तो जितने स्वर वर्ण हैं ये वर्ण भी हैं और अक्षर भी हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, समझ लीजिए। लेकिन जो व्यंजन वर्ण हैं, यानी ऐसे व्यंजन जिसमें स्वर शामिल ना हो, जिनके नीचे हलंत लगा हो, व्यंजन वर्ण, ये केवल वर्ण है। ये अक्षर तब तक नहीं है जब तक इनमें कोई स्वर मिला ना दिया जाए। जैसे क लिखा हुआ है, इसमें आ मिलाएंगे, ये का बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। खा लिखा हुआ है, इसमें हम ई स्वर मिला दें तो क्या बन जाएगा? खी बन जाएगा और ये क्या बन गया? अक्षर हो गया। गा लिखा हुआ है, इसमें हम ओ मिला दें तो ये क्या बन गया? गो। ये क्या बन गया? अक्षर बन गया। तो व्यंजन वर्ण में जब स्वर शामिल हो जाता है तो वो अक्षर हो जाता है, और जो स्वर वर्ण है वो ऑलरेडी अक्षर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अक्षर होने के लिए एक स्वर का होना आवश्यक है, और ये चूंकि पहले से ही स्वर है। दूसरी बात, जो स्वर वर्ण है अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ 11, ये अक्षर है। और कैसे अक्षर है? मूल अक्षर है। कैसे अक्षर है? मूल अक्षर है। ध्यान दीजिएगा, जितने स्वर हैं अक्षर हैं, और कैसे अक्षर हैं? मूल अक्षर है। लेकिन जो व्यंजन वर्ण है जिसमें स्वर मिलाकर अक्षर बनाया गया, ये अक्षर हैं। अब पूछे कैसे अक्षर हैं, तो पीछे मैंने बता चुका है, ये यौगिक अक्षर है। तो यौगिक अक्षर का मतलब व्यंजन वर्ण जब अक्षर बनते हैं तो यौगिक अक्षर कहलाते हैं, और जो स्वर वर्ण अक्षर होते हैं वो मूल अक्षर होते हैं। तो मूल अक्षर और यौगिक अक्षर, ये दोनों में यही अंतर है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठकर नोट भी कर लीजिए। तो आज मैंने बेसिक चीजों पर चर्चा किया, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद और वाक्य, इस पर चर्चा किया। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, टेक केयर।